हमारी आज की टॉपिक है डिस्क्राइब हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। असल में ये एक इनडायरेक्ट टॉपिक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमने बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि बोर्स एटॉमिक थ्योरी दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नील बोर was the first man who used use of quantum theory in explaining the structure of an atom. So Bohr theory is a extension or rectified or modified version of Rutherford atomic model. एटॉमिक मॉडल की बात करें तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे तो साइंटिस्ट इस काम में लग गए कि हम देखें कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। सो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल दिए। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने एक पिलमपुडन मॉडल दिया था। उसके हिसाब से एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है और पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज होती है, और उसके बाद जो है पॉजिटिव स्फीयर के अंदर जो है क्या होते हैं, पॉजिटिव स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें फंसे हुए होते हैं। और अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल जो आपका एटम है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फंसे होते हैं। जैसे हम किसी भी जो है कस्टर्ड में या पुडिंग में रेजिन्स और ड्राई फ्रूट लगाएं इस तरह से, या इसको वाटरमेलन को आप देख लें कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड कलर का पूरा जो है स्फीयर होता है, सर्किल होता है, उसमें जो ब्लैक सीड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। तो इस मॉडल को वेरीफाई करने के लिए रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया था। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसको अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं, और जो है इसको जो है ना यही 2-3 नाम हैं इसके। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नतीजे में न्यूक्लियस केम इनटू बीइंग, न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि एटम एक एटम जो है उसमें एक सेंट्रल पार्ट होता है, जिस सेंट्रल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होती है और उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसके जो डायमेंशन है वो एज़ कम्पेयर टू द होल रेडियस ऑफ एन एटम बहुत ही मिलियन टाइम्स छोटा होता है। ठीक है, जो रेडियस है किसका, न्यूक्लियस का, वो एज़ कम्पेयर टू द एटम बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और उसने बात की थी कि एटम का पूरा मास जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो आपके जो न्यूक्लियस है उस पर ज़ेडी नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो है एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं। कैसे रिवॉल्व करते हैं, जैसे गैलेक्सी में या प्लानिटरी सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इस तरह से रदरफोर्ड का भी ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में दो जो है शॉर्ट कमिंग्स पाई गई थी अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स से जो क्लासिकल फ़िज़िक्स है जो उसके हिसाब से रदरफोर्ड मॉडल में दो खामियां थी। वन ऑफ देम के इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल ये कहता है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अगर व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज़ एक्सीलरेटेड, मैक्सवेल थ्योरी कहती है कि उसको एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए। अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है, ठीक है, अगर वो एनर्जी रिलीज़ करता है तो उसको स्पायरल पाथ में मूव करना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन को जो है इस तरह से रिवॉल्व करना चाहिए। यानी क्योंकि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि एनर्जी खारिज कर रहा है। अगर ये एनर्जी खारिज करेगा तो हायर शेल में लोअर में जंप करेगा, जब ये लोअर में आएगा इधर एनर्जी खारिज करेगा और लोअर शेल में जाएगा। इसकी जो आखिरी डेस्टिनेशन होनी चाहिए वो न्यूक्लियस होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन जो है घूमते 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 एनर्जी रिलीज़ करते करते अकॉर्डिंग टू क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स उसने एट द एंड जो है वो न्यूक्लियस में गिरना है और एटम को डिस्ट्रॉय करना है। अब एक ये फॉल्ट था। दूसरा ये कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो उस एटम का जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, पर बट इन द एक्चुअल प्रैक्टिस जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये दो मेजर फिलाज जो है पाए गए थे रदरफोर्ड मॉडल में। नील बोहर इसी का ही स्टूडेंट था, रदरफोर्ड का बोहर रदरफोर्ड की लेबॉर्ट्री में ही काम करता था।
2 साल के बाद, यानी ये 1911 में प्रपोज किया गया था। 1913 में नील बोहर ने जो है क्या किया कि इस मॉडल में जितनी भी शॉर्टकमिंग्स थी उसको इम्प्रूव किया और इसको रेक्टिफाई करके एक नया मॉडल बनाया। अब बोहर थ्योरी की मकसद जो है वो सिंपल थे। पहला ये था कि इस रदरफोर्ड मॉडल में जितनी भी खामियां हैं उनको दूर किया जाए, और इसने एक हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस लेके, और ही वाज द फर्स्ट मैन, मैंने आपको पहले बताया कि इसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बेस बनाते हुए एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया कि ये एक पहली दफ़ा था कि किसी साइंटिस्ट ने क्वांटम थ्योरी का सहारा लेके जो है एटम को एक्सप्लेन किया। सो ही वाज नील बोहर। तो नील बोहर ने क्या किया था, चलो हम देखते हैं। आज की हमारी टॉपिक जो है, अगेन मैं एक मतलब आपको बताऊं कि डिस्क्राइब हाइड्रोजन एटम यूजिंग क्वांटम थ्योरी और ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम। और हमारी जो टॉपिक है वो ये है, डिस्क्राइब हाइड्रोजन एटम यूजिंग क्वांटम थ्योरी, ये हमारी टॉपिक है। अब क्वांटम थ्योरी को नील बोहर ने यूज़ किया था। नील बोहर ने क्या किया था, मैंने आपको एक मरतबा फिर बताता चलूँ। नंबर पहली चीज़ कि उसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से एटम जो है वो अनस्टेबल होना चाहिए। एटम का जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करता 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 आखिर न्यूक्लियस में गिरेगा और एटम जो है वो डिस्ट्रॉय होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। पर इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था, जो किसने दिया, नील बोहर ने दिया। चलो हम देखते हैं। सो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कुछ भी कह लें, तो नील बोहर जो है, नील बोहर इन 1913 प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो ही वाज द फर्स्ट मैन, मैंने आपको पहले बताया कि जिसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सहारा लेते हुए एटॉमिक मॉडल या किसी एटॉमिक मॉडल को या एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, तो आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन ओनली एग्जिस्ट इन सर्टेन परमिटेड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एक पोस्टुलेट है कि कोई भी जो बॉडी हीट इमिट या एब्जॉर्ब करती है वो क्वांटाइज्ड होती है, और वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी या रिलीज़ करेगी, इट इज़ इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, फ्रीक्वेंसी के बराबर है। एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच न्यू। अब एच इसमें क्या है, एच इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इट्स फ्रीक्वेंसी। अब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया। ठीक है, फॉर इन एनी एटम द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब बाय एन एटम इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एन एच न्यू। अब एन जो है आपका इंटीजर नंबर होगा, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी। तो एटम के अंदर ये जो एन का वैल्यू है ये 7 तक ही जाता है, क्योंकि आज तक जितने भी एटम्स डिस्कवर हुए हैं उनका एटमिक नंबर उसके पास जो शेल्स होते हैं वो 7 ही होते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को बेस बनाते हुए नील बोहर ने ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, और जहाँ पे परमिटेड जो है वो उस ऑर्बिट का आगे हम पढ़ेंगे कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो है NH/2π के बराबर होना चाहिए। सो पहली बात ये थी कि अकॉर्डिंग टू हिम एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन एग्जिस्ट इन ओनली सर्टेन परमिटेड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, कि ऐसा नहीं है कि बिटवीन द एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट शेल तो इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे मिलेगा, इफ़ दिस इज़ द सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ मिलेगा। इट नेवर एग्जिस्ट बिटवीन दिस रीजन, ये जो शेल है एक ये रीजन है, दूसरा ये, इसके दरमियान में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। यही बोहर का मतलब था। आगे बढ़ते हैं। In this matter, he tried to explain why revolving electron do not fall down into the nucleus. इसने अपने मॉडल में ये बताने की कोशिश की है और इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि why electron do not move in this spiral path। अब ये जो पाथ है इसको कहते हैं स्पायरल पाथ, यानी ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता जाए, कम होता जाए। और ये डिस्टेंस क्यों कम होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन इज़ अ चार्ज पार्टिकल, an electron is a charged particle, and according to Rutherford model it is keep revolving around the nucleus. According to Maxwell theory, if it revolves, अगर ये रिवॉल्व करेगा तो इसको एनर्जी इमिट करनी चाहिए, और अगर ये एनर्जी इमिट करेगा, अगर ये एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है, तो इसको
अपर शेल से लोअर में जंप करना चाहिए, आखिर में ये न्यूक्लियस में गिरे और एटम जो है आपका क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, अब ऐसा हो नहीं रहा था और रदरफोर्ड के पास आंसर नहीं था, तो इसने इस क्वेश्चन का आसान हल बता दिया। वो हम पढ़ते हैं कैसे बताया। सो इन दिस मॉडल ही ट्राई टू एक्सप्लेन वाई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल डाउन इनटू द न्यूक्लियस, कि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी इसको न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, एटम को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, पर क्यों नहीं हो रहा इसका रीज़न ये आपने बताया। ठीक है, उसके बाद he rectified the defects of Rutherford atomic model and explained the stability and spectrum of an atom. So इसने दो बातें की थी, एक तो रदरफोर्ड में दो पॉसिबल जो डिफेक्ट्स थे वो दोनों रिमूव किए। पहला कौन सा था कि एटम अनस्टेबल होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और वो एनर्जी खारिज करेगा, और एट द एंड ऑफ द मूवी इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड डिस्ट्रॉय द एटम, पर ऐसा हो नहीं रहा था। ये रदरफोर्ड, ये हमें नील बोहर बताएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, चलें उसके बाद मकसद क्या था। मकसद था कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो डिफेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना, उनको रिमूव करना, और ये मकसद किस बेसिस पे पूरा किया गया, ये मकसद जो है, ये मकसद आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे पूरा किया गया। इस वजह से इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाइड्रोजन एटम का नाम ही क्यों लिया गया। आगे हम पढ़ेंगे कि बोहर थ्योरी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे, यहाँ इस जैसे जो स्पेशी हों जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उस पे ही जो है अप्लाई होती है। बाकी जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उस पे बोहर थ्योरी अप्लाई नहीं होती। ओके, एनी प्रॉब्लम बेटा? नो प्रॉब्लम। चले अब इसके पास्टुलेट्स के इसने अपनी थ्योरी में क्या कहा, किस तरह से इसने रदरफोर्ड मॉडल को के डिफेक्ट्स दूर किए और किस तरह से इसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया कि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व भी करता है पर न्यूक्लियस में नहीं गिरता, एटम स्टेबल होता है। ये सारी चीज़ें हम इसके पास्टुलेट्स में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पास्टुलेट इज दैट कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द electron revolves around the nucleus in one of the orbit having fixed energy, कि इलेक्ट्रॉन in quantum number assigned to it in orbit or shell। पहला पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि बस न्यूक्लियस के बाहर कुछ गोल सर्कुलर पाथ है उसमें होता है कि वो सर्कुलर पाथ सिर्फ वही हो सकता है जिसके पास एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, क्वांटम नंबर होना चाहिए, क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, एंड दिस क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर। बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी न किसी फिक्स क्वांटम नंबर वाली ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अब इसके ऑर्बिट के तीन नाम हैं, इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, इसको हम शेल भी कहते हैं, इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व कर रहा है इट इज़ अ सर्कुलर पाथ, और इसमें इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करेगा, जिसका एक फिक्स मैथमेटिकल नंबर हो जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। और ये नंबर कितना हो सकता है, इसको n से ज़ाहिर करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, और इसके वैल्यूज़ जो हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, एक इंटीजर नंबर वैल्यूज़ होंगे और 1 2 3 4 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि इन शेल्स को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स कौन कौन से, K L M N O P Q, सॉरी P Q। ठीक है, जो शेल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल, और इनके हर शेल का एक फिक्स मैथमेटिकल नंबर होता है जो स्पेसिफाई करता है, उसको हम n से डिनोट करते हैं, एंड दैट नंबर इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हर शेल को अपना एक क्वांटम नंबर होता है, उसी में ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। एनी प्रॉब्लम बेटा, एनी प्रॉब्लम? शाबाश। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? सो पहला पोस्टुलेट जो है वो सिंपल यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और उस फिक्स सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं।
या शेल कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं, और हर ऑर्बिट की, हर शेल की एक फिक्स एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट होती है, इस वजह से उसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन जो है एक ही शेल में रिवॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन जो है अब इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, यानी दिस इज द फर्स्ट शेल, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट में नील बोर ये बता रहा है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट, जब तक वो एक ही अपनी ग्राउंड स्टेट में, अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें मूव कर रहा है, तो ना ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना ही ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। यानी जब तक वो अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में है, न वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है, न ही वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब एनर्जी रिलीज़ भी नहीं हो रही, एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रॉन को इधर अपने ओरिजिनल शेल में ही रहना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए या न्यूक्लियस में आना चाहिए। व्हाट शुड बी योर आंसर? व्हेन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, सो इसको कहाँ पे होना चाहिए? इसको कहाँ पे होना चाहिए? शेल में ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने सही बताया, सिनिया आपने भी सही बताया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है तब तक कहीं नहीं भागता, ठीक है, जब तक हम एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी दें ना। अब जब तक हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तब तक ये इलेक्ट्रॉन ने यहीं अपने ओरिजिनल शेल में ही रहना है। तो पहला पढ़िए कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट इट नाइदर इमिट्स नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही रिलीज करेगा। तो आखिर क्या होता है? द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप नहीं करता तब तक न वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना ही वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। नहीं एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ना ही एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। अगर अच्छा एब्जॉर्ब करेगा जब वो लोअर शेल से ऊपर शेल में जंप करेगा। सो इट नीड्स, क्योंकि ऊपर शेल जो अपर शेल होगा उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पहुँचने के लिए इट नीड्स सम एनर्जी, और वो एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से एब्जॉर्ब करके लोअर शेल से कहाँ जंप कर सकता है, अपर शेल पे। इफ़ अदरवाइज़ ये ट्रांजेक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन अपने शेल में ही रहेगा। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपर शेल में जाएगा तो अपर शेल में उसकी एनर्जी बढ़ गई है, और ये नेचर का रूल है कि जिसकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी वो अनस्टेबल हो जाता है। जिसकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी वो अनस्टेबल हो जाता है। यानी एटम ग्राउंड स्टेट में, लो एनर्जी स्टेट में स्टेबल था, उसने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन ने ऊपर वाले शेल में जंप किया और उसकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब इंक्रीज एनर्जी में वो अनकंफर्टेबल होगा, इट हैज़ टू जंप बैक इनटू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट। वाइल डूइंग सो, जब वो ऊपर से नीचे जंप करेगा ये उतनी ही एनर्जी रिलीज़ करेगा जितनी क्या इसने एब्जॉर्ब की थी। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई उसी पे, और क्वेश्चन इज दैट कि इन विच ऑफ द orbital an electron can absorb energy A, B, C, D, S, P, D, F, but cannot रिलीज एनर्जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं क्या होना चाहिए आंसर? कौन बताएगा? शाबाश। व्हाट शुड बी द आंसर? एस, एस, शिरीन एस। देखिए क्यों? क्योंकि ये पहली ऑर्बिटर है जो के शेल में है। अब के शेल, ये जो पहला शेल है, दिस इज अबाउट के शेल, और इलेक्ट्रॉन इधर जो है लोएस्ट एनर्जी में होता है, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फोटॉन एब्जॉर्ब करके ऊपर नहीं जाएगा
तब तक ये एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है पहले शेल वाला, ये कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता। तो नील बोर वाली बात है कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है नई एनर्जी रिलीज करता है, नहीं एब्जॉर्ब करता है। जब वो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो वो नीचे से ऊपर जाएगा तब अनस्टेबल होगा, और जब वो वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। बट एज लॉन्ग एज इट स्टेज इन द के शेल, जब तक वो के शेल में है वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिरना चाहिए? बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो इसने सिंपल इसी बात में बताया कि एटम इज़ स्टेबल, एटम स्टेबल होता है और उसका इलेक्ट्रॉन जो है कहीं पे भी नहीं जाता, अपने ग्राउंड ओरिजिनल स्टेट में ही होता है। बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई? अब देखें ये न्यूक्लियस हो गया, अब ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल। अब जितना इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस हो गया आपका, शेल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, n = 1 2 3 4 5। अब जितना शेल नंबर बढ़ता जाएगा, n का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, और जितना वो दूर जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी, अब टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। अगर पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए या इंक्रीज होनी चाहिए? रिप्लाई करें, सेम होनी चाहिए या इंक्रीज होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम और इंक्रीज? चकमा खा गए, दोनों नहीं होंगे। अब टोटल एनर्जी देखें, टोटल एनर्जी जो है E टोटल = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये बढ़ेगी तो इसको कम होना चाहिए, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, तभी सम कांस्टेंट रहेगा ना। बात समझ आई कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अच्छा, और एक कॉमन सेंस की बात होगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक कम हो रही है, व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? What happens to the velocity of electron, whether it remain constant or it decreases or increases? क्या होना चाहिए? शाबाश। आंचल आपने बिल्कुल सही कहा, महक आपने सही कहा, ठीक है, रुकैया सही कहा, समी आपने भी सही कहा, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है, तो कोई भी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, कोई भी एनर्जी है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन, या कोई बॉडी मूव कर रही है, इट्स ड्यू टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसको भी क्या होना चाहिए? डिक्रीज। सो आपकी वेलोसिटी जो है, आगे मैं आपको वेलोसिटी का फार्मूला बताता हूँ, ये क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। तो दो बातें समझ आ गई आपको बेटा? एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करें। कोई प्रॉब्लम बेटा? बढ़ते हैं हम आगे पॉइंट की तरफ। अब देखें, कोई प्रॉब्लम? जी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। चले, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इट लूजेज एनर्जी, ये एनर्जी लूज करेगा ओनली व्हेन ऑलरेडी उसने क्या किया है कि एनर्जी एब्जॉर्ब की है, करने के बाद वो ऊपर वाले शेल में गया, अब वहाँ जाके उसकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो अनस्टेबल हो गया। अब वहाँ से जब वो जंप करेगा तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज करेगा, इफ़ अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर शेल इट एब्जॉर्ब एनर्जी। सो ये ट्रांजिशन देखें, इलेक्ट्रॉन जो है E2 से, इन दोनों में एक एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, कौन सी एंडो है, कौन सी एक्सो है? शाबाश। इन दोनों में एंडो कौन है, एक्सो कौन है? देखिए ये जो है, अब E2 से E4, यानी ये 1 2 3 4, ये न्यूक्लियस 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से 4 में जा रहा है तो ज़ाहिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये एंडो होगी। यानी इसमें जो है फोटॉन ऑफ एनर्जी चाहिए से एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ से चौथे शेल से नीचे जंप कर रहा है, यानी चौथे से नीचे आ रहा है, सो इट शुड रिलीज एनर्जी। सो यहाँ पे ये एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। यहाँ पे ये जो है एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब होने के बाद
यानी इलेक्ट्रॉन इधर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद इधर जंप करेगा, ठीक है। सो इसी तरह कोई प्रॉब्लम बेटा? सो चेंज इन एनर्जी क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन ने ऊपर से नीचे जंप किया या नीचे से ऊपर जंप किया? चेंज इन एनर्जी ये भी हमें जो है मैक्स प्लांक ने बताया था कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? न्यू फ्रीक्वेंसी, यानी प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें तो ये होगा E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। सो नील बोर ने इसी फार्मूले को जो है मॉडिफाई किया कि डेल्टा E चेंज इन energy difference when electron jumps from higher to lower shell or lower to higher shell, so the difference of energy होगा while jumping from lower to higher shell or higher to lower shell, the energy should be either equal to this one, इसके बराबर होगी, ठीक है। सो इसी के बराबर होगी h न्यू, कि जो रेडिएशन निकला है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस फ्रीक्वेंसी को हम प्लांक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एनर्जी ऑफ रेडिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, आपने ज़रूर 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 पढ़ी होंगी। यहाँ पे देखें ज़रा, एक पिक्चर है, क्या बता रही है कि Z जो है पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस प्रोटॉन पे होती है, ठीक है। E इज़ द चार्ज, Z इज़ द एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, किसमें? हाइड्रोजन में। कह रहा है कि इसने पहले से दूसरे शेल में जंप किया हुआ है, अब ये दूसरे शेल से इधर आ रहा है, दूसरे शेल से इधर आ रहा है, यानी व्हाट इज़ द सिचुएशन? सिचुएशन इज़ दैट कि इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम E2 टू E1, इट शुड रिलीज अ फोटॉन और इट शुड एब्जॉर्ब अ फोटॉन। ये क्या करेगा? फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा या फोटॉन रिलीज करेगा? क्या करेगा? रिलीज करेगा, क्योंकि ऊपर शेल से नीचे जंप कर रहा है, ठीक है। सो ये बोर का पोस्टुलेट था, ठीक है। नथिंग इज न्यू इन दिस। बढ़ते हैं आगे। द लास्ट थिंग फ्रॉम द बोर एटॉमिक थ्योरी, लास्ट थिंग ये है कि नील बोर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ओनली कुछ परमिटेड ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें उसका फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है, उसी में ही रिवॉल्व कर सकता है। देखें क्या कह रहा है पोस्टुलेट, द एंगुलर मोमेंटम mv और इन हाइड्रोजन एटम इज क्वांटाइज्ड and depends upon quantum numbers. It is either equal to or integer multiple of nh upon 2 pi. अब एंगुलर मोमेंटम, अब लीनियर मोमेंटम आपका mv होता है, r लगा दें रेडियस, यानी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन गोल जो है गोल गोल घूम रहा है ऑर्बिट में, तो इस वजह से r लगाया है। सो ये बराबर है किसके? nh upon 2 pi, ठीक है। h आपका हो गया प्लांक्स कांस्टेंट, ये क्या हो गया? प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद पाए 22/7 इंटू 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, n इज इक्वल टू व्हाट? शेल नंबर। अब शेल नंबर को आपको पता है कि कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर का होगा, या मैग्नेटिक का होगा, या स्पिन का होगा। किस शेल को कौन सा क्वांटम नंबर असाइन किया जाता है? मेन शेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसको वैल्यू होगा, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ये तो फार्मूला हो गया, वेयर n इज द होल नंबर और इंटीजर नंबर हैविंग वैल्यू 1 2 3 4, जो भी शेल नंबर होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि द परमिटेड कि ओनली इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह पे मूव नहीं कर सकता, देयर आर ओनली सर्टेन रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, सिर्फ उस जगह पे जहाँ पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम है mv, और ये जो है इज़ सिंपली या तो h अपान 2 पाई के बराबर हो, या n इंटीजर मल्टीपल, n का वैल्यू क्या हो सकता है? इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4, इट कुड बी 5, इट कुड बी 6, इट कुड बी 7। देयर आर ओनली 7 पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर n। सो n का वैल्यू जो है आपका, ठीक है, वो वेरी करता है, ठीक है। सो इस वजह से क्या होगा कि आपका यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 1 है तो h अपान 2 पाई होगा एंगुलर मोमेंटम पहले शेल में, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 2h अपान 2 पाई होगा, अगर 3 है तो 3h अपान 2 पाई होगा। यानी इलेक्ट्रॉन
सिर्फ और सिर्फ उसी शेल में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 सिंपली H/2 या इंटीजर मल्टीपल। अब n जो है वो शेल नंबर को शो करता है, तो शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 4 5 6 कोई भी, अब जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसी हिसाब से हम उसका एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करेंगे, पर ये कह रहा है कि इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिमेन इन वन ऑफ दोज ऑर्बिट्स, कि इलेक्ट्रॉन जो है ये बाउंड है कि ये इन्हीं ऑर्बिट में होगा, जहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम H/2 के बराबर है, यहाँ पर 2H/2 के बराबर है, यहाँ पर 3H/2 के बराबर है। कह रहा है कि इस दरमियान में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा, नहीं वो मिलता है, सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे मिलेगा जहाँ पे उसका सर्टेन जो डिस्टेंस होगा, जिसमें जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम जो है mvr = NH/2 होगा। बात समझ आ गई कि नहीं? शाबाश। तो आपको ये पढ़ने के बाद क्या अंदाज़ा हो गया है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जब तक वो अपने शेल में है वो एनर्जी रिलीज़ करता है या नहीं करता? मुझे बताएं, कमेंट करें जल्दी जल्दी। वो एनर्जी रिलीज़ करता है कि नहीं करता? जल्दी बताएं। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ नहीं करता तो वो न्यूक्लियस में गिरेगा या नहीं गिरेगा? फॉल और डोंट फॉल? नहीं गिरेगा, ठीक है। अगर नहीं गिरेगा तो एटम स्टेबल होना चाहिए या अनस्टेबल होना चाहिए? एटम स्टेबल होना चाहिए या अनस्टेबल? एटम स्टेबल होगा। बात समझ आ गई? तो ये चीज़ें थी जो रदरफोर्ड में ने एक्सप्लेन नहीं कर सका था कि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ये क्यों नहीं न्यूक्लियस में गिर रहा। अगर ये न्यूक्लियस में गिरता, ठीक है, तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता, एटम नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि कुछ फार्मूलाज हैं रिलेटेड टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी। अब जो पीएमसी ने सिलेबस दिया उसमें क्लियर नहीं है कि ये चीज़ हमने करनी है नहीं, मैंने सोचा आपको करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। अब इसमें पता नहीं कितनी डिटेल होनी चाहिए, कोई आइडिया नहीं, पर हम बोर थ्योरी से रिलेटेड जो कुछ भी है वो कर लेते हैं, ठीक है। सो पहली बात कि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, रेडियस का फार्मूला क्या होता है? अब रेडियस हम पूरी डेरिवेशन नहीं, सिर्फ जो फार्मूलाज दिए हुए हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कूलम्बिक फोर्स है। अब ये जो कूलम्बिक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। और कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है इट इज इक्वल टू F Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r²। अब Q1 क्या है? नीचे लिखा हुआ है मैंने, पर आपको यहाँ पे बता दूँ कि Q1 इज़ द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस पे चार्ज कितनी है। अब न्यूक्लियस पे कितनी चार्ज है? जितना हाइड्रोजन, क्योंकि बोर ने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात की थी, तो एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, सो देयर इज़ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अब सिंगल पॉजिटिव चार्ज के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड दैट द टाइप ऑफ फोर्स इज अ कूलम्बिक फोर्स, और ये अट्रैक्टिव फोर्स है। और इसका फार्मूला F = K Q1 Q2/r²। Q1 ये आपका जो न्यूक्लियस है इस पे जो चार्ज है ये Q1 है, और Q2 आपकी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उनके दरमियान फासला कितना है? दैट इज़ R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। K आपका जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इट इज़ इक्वल टू 1/4πε0। अब टाइपिंग में मुझसे ε0 सही नहीं हो रहा था, ये चीज़ है आपकी। व्हाट इज़ ε0? इसको भी देखते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, कौन सी फोर है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, K Q1/Q2 = r²। अब K जो है आपका ये क्या चीज़ है, ठीक है, K कांस्टेंट है, ठीक है, और वो बराबर किसके है? वो बराबर है 4πε0। हेयर ε0 किसको कह रहे हैं? वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, एंड इट इज़ व्हाट measure of how easy it is for electrostatic force to pass through vacuum or free space। अब देखें इसको समझाने के लिए इधर आते हैं ना। अब ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस यानी ये Q1 ये Q2, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ R, दैट इज़ व्हाट R। अब इनके दरमियान क्या है? ये जो स्पेस है, सॉरी ये जो स्पेस है ये वैक्यूम है,
ठीक है, ये आपका वैक्यूम है। अब वैक्यूम में कितनी आसानी से ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, वो एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इसको वैक्यूम परमिटिविटी कहते हैं। बात समझ आ गई बेटा? सो व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? कि वैक्यूम में ये चार्जेस कितना ईजिली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, या वैक्यूम कितनी रेजिस्टेंस डाल रहा है, उसको हम एप्सिलॉन नॉट कहेंगे। ठीक है, सो हेयर ई नॉट इज अ वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट एंड इट इज मेजर ऑफ हाउ इट इज ईजी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू पास थ्रू वैक्यूम और फ्री स्पेस। एनी प्रॉब्लम बेटा? बात समझ आ गई? ओके अगर बात समझ आ गई तो अब चलते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये है 8.8554 × 10⁻12 और ये यूनिट आपका। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी बराबर होगी किसके? ZEE। अब Z जो है एटॉमिक नंबर, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, E जो है आपकी चार्ज ऑफ प्रोटॉन और E जो है आपकी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसको जो हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये K की जगह पे आ गया। ये फार्मूला था ना, ये F = K Q1 Q2 / R²। अब यहाँ पे F = K किसके बराबर था? K था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इसका वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये Q1 Q2 / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? आपका Q1 क्या है? Q1 जो है आपकी चार्ज ऑफ प्रोटॉन है और Q2 क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी F = ZE², ZE × E, ये E फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद नीचे क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ये बात आपको समझ आ गई कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है किसके बराबर होनी चाहिए? जल्दी बताएं, क्या ये बात आपको समझ आ गई? हो सकती है, इट कैन बी रिपल्सिव, इट कैन बी अट्रैक्टिव। दोनों फोर्सेस के लिए अगर अट्रैक्टिव होगी फिर भी फार्मूला यही है, रिपल्सिव होगी फिर भी फार्मूला यही है। वो देखेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है या रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा। या इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम बेटा? इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम? सो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट किसके बराबर होगा? n² h²। यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो r फॉर nth ऑर्बिट = n², उसके बाद h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ZE² पाई m। दिस इज द इक्वेशन जिससे हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम कर सकते हैं। इस इक्वेशन से हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम कर सकते हैं। चलें बढ़ते हैं आगे। अब इसमें जो फॉर हाइड्रोजन है, वी नो दैट Z एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन = 1। अगर 1 है तो Z की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे। ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट का है। H इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट आपकी वैक्यूम परमिटिविटी वो भी कांस्टेंट है, Z इज़ द एटॉमिक नंबर वो 1 है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम हैं, पाई का वैल्यू 22/7 और 3.14 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे कांस्टेंट हैं। इन सब कांस्टेंट में वैल्यू डालेंगे तो दैट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट विच इज कॉल्ड A0, और इन सब का वैल्यू जो होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, यानी मीटर से बहुत ही छोटा सा यूनिट है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी ऑर्बिट का रेडियस चाहिए तो आप क्या करेंगे कि उसके n वैल्यू को, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को या शेल नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर से। फॉर एग्जांपल अगर हमें पहले शेल का रेडियस चाहिए, हम लिखेंगे R1 = n² × 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो R1 है तो n = 1 है तो 1² करेंगे, 1² × 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो अब 1 को स्क्वायर करेंगे, आंसर आपका 1 × 1 1 ही आएगा। 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम रहेगा। तो पहली ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम।
अगर आपको सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस चाहिए तो आपने क्या करना है कि 2 को स्क्वायर करना है इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। सो इसका आंसर आएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर आपने थर्ड ऑर्बिट का रेडियस चाहिए तो आप 3 के स्क्वायर करेंगे इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, जो भी आए आप कर लें। ठीक है, अच्छा मुझे इतना बताएं, व्हाट इज़ द, अब इसी इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया है तो क्यों ना हम वो क्वेश्चन कर लें। एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रेशो बिटवीन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा आइडिया लगाएं इसी बेसिस पे कि आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा सा 4.76 उसी का होगा। ठीक है, लिखते हैं क्या होना चाहिए, 9:25, 25:9, 1:3, 3:5 और 5:3। क्या होना चाहिए, कौन बताएगा, कौन बताएगा इसका क्या होना चाहिए? शाबाश, वेरी सिंपल है। देखते हैं आपका टैलेंट आपको क्या कहता है। रुको यार, 9/925 थर्ड एंड फिफ्थ। अब देखें n स्क्वायर इंटू ए नॉट, ये तो कांस्टेंट, इसको रहने दे। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी इसका रेडियस 9 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, सो 9:25। सो दिस इज आंसर। और कम किसका होगा, ये भी आपको आना चाहिए। कम किसका होगा, जिसका n वैल्यू कम है। कम किसका होगा, जिसका n वैल्यू कम है। सो 3 थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कम होगा और 5 का क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, बात समझ आ गई कि नहीं? ओके 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 ओके, चले बढ़ते हैं इधर। आपने बताया ये 4.76। अब देखें कि रेडियस जो है बढ़ता जा रहा है। जो सेकेंड ऑर्बिट है इट इज़ 4 टाइम्स बिगर देन द फर्स्ट वन। थर्ड ऑर्बिट इज़ 9 टाइम, 3 को स्क्वायर करेंगे ना, 9 टाइम बिगर देन फर्स्ट ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट इज 16 टाइम्स बिगर देन व्हाट, फर्स्ट ऑर्बिट। तो आप बताएं सेवेंथ ऑर्बिट कितनी बिगर होगी? सेवेंथ ऑर्बिट इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन फर्स्ट ऑर्बिट? जल्दी कमेंट करें। आंचल 49, बिल्कुल 7 को स्क्वायर करना है आप लोगों ने। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? चलें बढ़ते हैं आगे। इसको सेव कर लें ज़रा मैं चलता है आज तो। चलो जी, ये हो गया। अच्छा, दूसरा एक रिलेशन है जिसको याद करना है आप लोगों ने, वो मैं इधर लिख देता हूँ कि ये बस रटे का है। R2 माइनस R1 इज़ ऑलवेज लेस देन R3 माइनस R2। it is always less than R4 minus R3 is always less than R5 minus R4 and so on। ये पल्ले पड़ रहा है आपके। अब देखें ना, स्क्वायर टाइम रेडियस बढ़ रहा है। सो आप रेशो लगाते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि ये रिलेशन कैसे वैलिड है। बिल्कुल वैलिड है। जस्ट आप देखें कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस इतना देखें। क्या आपको ये जो है वो जहन में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा? सिर्फ ये देखें, सिर्फ ये देखें वेदर इट इज़ गोइंग इनटू योर दिमाग और नॉट। अब एनर्जी के लिए रिलेशन जो है उसको देखते हैं ज़रा। और दूसरी बात, इसको मैं छोटा कर लूँ, छोटा। हाँ, तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट के लिए, ठीक है, देखें ज़रा। एनर्जी जो है इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन के पास 2 किस्म की एनर्जीज होती हैं। वन इज़ काइनेटिक एनर्जी, अदर इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो टोटल एनर्जी है, जो आपकी टोटल एनर्जी होगी
बेटा इधर ही रहो, एनर्जी इधर। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास दो किस्म की एनर्जी, वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड अदर इज काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ज़रूर उसके पास जो है वो एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का अभी हम देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है क्यों, पोटेंशियल क्यों है? इन एन एटम इलेक्ट्रॉन हैज़ बोथ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है। कौन सा वर्क हो रहा है? रोटेशनल वर्क। इलेक्ट्रॉन रोटेट कर, क्यों रोटेट कर रहा है भाई? क्योंकि उसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। तो वर्क क्यों हुआ है? ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, कूलम्बिक फोर्स हुआ है, वो फोर्स वर्क करवा रही है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है? द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। देखें इलेक्ट्रॉन रूठा हुआ है, सबसे अलग थलग बैठा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस का इस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, यानी ये एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है जिसका अभी तक न्यूक्लियस से कोई वास्ता नहीं है, ना न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल कर रहा है। इसकी एनर्जी जो है क्या होती है? ज़ीरो। आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो होती है। अब इलेक्ट्रॉन को हम उठा के यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं कि इस शेल में लाए, ठीक है। ये वर्क हो रहा है अभी। कौन सा वर्क? ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड लेवल टू इनटू अ शेल। जब ये शेल में आएगा तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। आगे देखिए क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिट डिस्टेंस पे था, पता नहीं, और इस पर कोई भी न्यूक्लियस की इंटरेक्शन नहीं थी, वहाँ से टू अ पॉइंट एट द डिस्टेंस आर। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस और इसके दरमियान जो डिस्टेंस आर है, ठीक है, आर फ्रॉम वेयर इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। कि हमने इलेक्ट्रॉन को एक बहुत ही दूर था जहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से वास्ता था ना न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से वास्ता था, वहाँ से हम उठा के लाए हैं इलेक्ट्रॉन को, हमने एक शेल में डाला है। शेल में डालने के बाद, ठीक है, क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुई, उससे वर्क हुआ। कौन सा वर्क है देखते हैं ना, या खड़िया, ठीक है। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। वेयर इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन, ठीक है। अच्छा, वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होना चाहिए? ये जो आपका वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, और किसके बराबर है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स यहाँ पे कौन सी है? कूलम्बिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है और जो ये प्रोटॉन, इनके दरमियान कौन सी फोर्स है? कूलम्बिक फोर्स है, ठीक है। वो किसके बराबर है? सवेरे हमने फार्मूला लिखा, Z²/4πε0r² इनटू डिस्टेंस r, यानी ये होगी आपकी अट्रैक्टिव फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस, ये वर्क हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस। अब ये माइनस साइन क्या शो करती है? व्हाट इज शोन बाय द माइनस साइन? कि जब इलेक्ट्रॉन अकेला था इसकी एनर्जी क्या थी? ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? ज़ीरो। जब इसको हम किस में लाए? किसी शेल में लाए, तो इसको न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इस एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, लॉस होगी। एवरी टाइम व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स इज डेवलप्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। सो जीरो से जब एनर्जी लॉस होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो एनर्जी माइनस में हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस Z²। अब इसका फार्मूला ये है, Z²e⁴ m डिवाइडेड बाय 8ε0² n²h²। इस फार्मूले में भी क्या करेंगे हम कि इससे जो n और z हैं ये वेरी करते हैं ना। अब z जो है फॉर हाइड्रोजन, z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन, एंड n इज इक्वल टू शेल नंबर, इट कुड बी 1 2 3 4। तो बाकी ये सारे फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है।
ये सारे फैक्टर क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है, ये सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, ठीक है, कांस्टेंट है तो फिर क्या करेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1, तो हमने 1 यहाँ पे Z की जगह पे क्या लिखा 1, बाकी इक्वेशन आपकी सेम है। ये सारी इक्वेशन का जो वैल्यू है सब कांस्टेंट रखें तो ये जोल पर एटम आएगा -2.18 इंटू 10⁻18 जोल पर एटम। अब ये जोल पर एटम है, इसको हमने जोल पर मोल कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, इसको सेव कर लूँ। ठीक है, सो इसको सेव कर लूँ। तो मैं अगर वापस जाऊँ तो हुआ क्या है, अगर मैं इसको उसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, किस में, ये जो 2.18 जोल पर एटम है, अब एटम को मोल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि एवोगैड्रो नंबर से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, और जोल को किलो जोल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा -1312 किलो जोल पर मोल, -1312 अपॉन n², यानी किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी है En है, इट विल बी इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाय n²। अब n का वैल्यू वेरी करता है, बाकी ये वैल्यू सेम रहेगा, किलो जोल पर मोल, ये वैल्यू सेम रहेगा किलो जोल पर मोल, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी अब हम कल करेंगे, ठीक है, यहाँ से कल करेंगे, होपफुली जहाँ तक आपको आना चाहिए मैं आपको पेज सेंड कर देता हूँ, ठीक है, ये वाले PDF वाले थोड़ा घर से देख लेना, ठीक है बेटा, बाकी कल करेंगे।